हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 27 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम हमारा लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर्स। तो आपका जो मॉड्यूल डी के बाद एक लास्ट में मॉड्यूल ई नहीं बोलेंगे, ये आपका मॉड्यूल ई के तौर पे दिया हुआ है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन। तो ये चारों चैप्टर आपके होम लोन को लेके हैं। ठीक है, होम लोन का पहले अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, फिर होम लोन में आपको टैक्स प्लानिंग किस तरह से की जाती है, मॉर्गेज एडवाइस एंड वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। तो ये चार चैप्टर्स आपके होम लोन के ऊपर ही कवर किए गए। तो यूनिट 27 को आज हम शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लोग बैंक में एज ए फील्ड ऑफिसर या लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम होगी कि कैसे लोन को प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसका अप्रेजल किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, लीगल वैल्यूएशंस, ठीक है, प्रॉपर्टी का लीगल हम ओपिनियन लेते हैं अपने इम्पैनल्ड अपने बैंकों के जो एडवोकेट होते हैं, इम्पैनल्ड एडवोकेट। ऐसे हम लोग वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेते हैं जो बैंकों के इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब की यहाँ पे बात की। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स में होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कस्टमर्स को होम लोन के लिए सबमिट करने रहते हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, सरसाई। ठीक है, इन सब की यहाँ पे बात की। अगर एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बात करें तो सरसाई को लेके आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया, तो 1-2 नंबर का आप इस टॉपिक में से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और मॉर्गेज के ऊपर थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और ये चैप्टर आपका टोटल 30 पेजेस में कवर है, बहुत डिटेल में चीज़ें दी है। एग्जाम पॉइंट के लिए जितना ज़रूरी है उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इसमें बोले लोन ओरिजिनेशन रेफर्स टू प्रोसेस राइट फ्रॉम। तो लोन ओरिजिनेशन मतलब लोन की शुरुआत कब होती है, राइट फ्रॉम द टाइम द कस्टमर वॉक इनटू द बैंक विद ए रिक्वेस्ट। तो कोई कस्टमर आपकी ब्रांच में आ रहा है एक लोन की रिक्वेस्ट को कि मेरे को एक लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, टिल द टाइम लोन इज फाइनल डिस्पर्स। तो जब तक उसका लोन डिस्पर्स नहीं हो जाता, ठीक है, तो तब तक हम जो है उसका तब तक के प्रोसेस को बोलेंगे लोन ओरिजिनेशन। मतलब इसकी शुरुआत कब होती है, कस्टमर क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक आता है और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स उसको बैंक को देगा, बैंक उसको प्रोसेस करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा और फाइनली उसको क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। ठीक है, इसके साथ ये प्रोसेस कंप्लीट इसमें हो जाता है। लोन ओरिजिनेशन के 3 फेजेस है, यानी जो लोन ओरिजिनेशन है ये 3 फेजेस से गुजरता है। पहला है हमारा इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, दूसरा है क्रेडिट अप्रेजल और तीसरा सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट। ठीक है, इन 4 स्टेजेस से ये धीरे धीरे ये गुजरता है। कौन सा, लोन ओरिजिनेशन। तो यहाँ पे बोला इस प्रोसेस में आपके 2 की है। पहला आपका क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क, यानी जो हमारा कस्टमर है उसकी हमें क्रेडिट अप्रेजल करनी होती है, जानना होता है कि इसको अगर हम लोन देंगे तो उसको वो रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हमें चेक करनी होती है। सेकेंड है एनालिसिस ऑफ रिस्क, तो जो बैंक लोन दे रहा है उसमें कितना रिस्क है, तो उस रिस्क को भी बैंक को एनालाइज करना होता है। तो 2 चीजें हो जाएंगी, बैंक चेक करेगा कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उसको लोन देंगे तो वो रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और एनालिसिस ऑफ रिस्क, लोन में कितना रिस्क है, इन 2 चीजों को बैंक चेक करता है। तो इसके लिए बैंक कस्टमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, वो कहाँ जॉब करता है, डेमोग्राफिक कहाँ वो रह रहा है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, और रिस्क कम से कम हो, बैंक का कस्टमर कोई फ्रॉड हो या बैक लिस्टेड ना हो, तो इन सभी चीज़ों को भी बैंक चेक करता है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे बातें की गई है। कई बार बैंक क्या बोलता है, बैंक ऑल्सो रिक्वेस्ट को बोरोवर और गारंटर। तो कई बार बैंक कस्टमर को बोलता है कि को बोरोवर लेके आइए, ये गारंटर लेके आइए, ताकि बैंकों का जो रिस्क है थोड़ा सा कम इसमें किया जा सके। फिर बैंक क्या करता है, जैसे लोन लेता है तो फिर उसको प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कस्टमर्स, तो जैसे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, तो छोटे मोटे जो फी है बैंक भी कस्टमर से कलेक्ट करता है, जैसे प्रोसेसिंग फी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गया। तो ये सारे बैंकों की इनकम को सप्लीमेंट यानी बढ़ाते हैं। एक तो लोन तो वो ले ही रहा है, तो लोन से वो हर महीने 8 या 10% इंटरेस्ट रेट पे करेगा, वो तो है ही, पर साथ में बैंक जो कुछ फी, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन फी कस्टमर से लेता है, तो वो भी बैंकों के इनकम के तौर पर काम करता है। सेकेंड फेज है आपका लोन ओरिजिनेशन। लोन ओरिजिनेशन में सेकंड फेज है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। क्रेडिट अप्रेजल में जो क्रेडिट ऑफिसर्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने दी है उस इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, सारी उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें चेक करेगा। और सारा कुछ अगर कंफर्म हो जाएगा उसके बाद उसको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। लोन सैंक्शन के बाद अगला स्टेप आता है लोन डिस्बर्समेंट, यानी उसको एक सैंक्शन कॉपी मिल गई कि मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन अप्लाई किया तो आपको 50 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। तो सैंक्शन जो है आपका चीफ मैनेजर या मैनेजर उसको सैंक्शन करेगा। तो सैंक्शन हो जाने के बाद अगला स्टेप क्या है, डिस्बर्समेंट। डिस्बर्समेंट इसका नेक्स्ट स्टेप इसमें रहेगा। पर डिस्बर्समेंट से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है कस्टमर्स को साइन करने होते हैं, उसमें टर्म्स कंडीशन वो सब लिखी रहती है।
तो उसके बाद डिस्बर्समेंट होगा। और बैंक चाहे तो एक चेक इशू कर सकता है, बट अगर किसी बिल्डर से कोई सामान मतलब घर ले रहे हैं तो डायरेक्टली बिल्डर के नाम पे बैंक जो है पेमेंट डायरेक्टली उनको कर देता है। ठीक है, जैसा भी लोन का जो भी टर्म्स है कंडीशन है उस हिसाब से। रीपेमेंट शेड्यूल सेटिंग, कई बार बैंक का कस्टमर को रीपेमेंट शेड्यूल भी देता है, एमोटाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं, जिसमें सारा मेंशन रहता है कि इतना लोन अमाउंट है, इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इतना प्रिंसिपल, इतना आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, तो पूरी जो डिटेल होती है आपके लोन को लेके आपके लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल में दी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया। इसी मॉड्यूल डी में एक चैप्टर है आपका, वहाँ पे एमोटाइजेशन शेड्यूल करके है, तो उसमें पूरा एक टॉपिक है कि एमोटाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो न्यूमेरिकल से भी आप इसको बेटर समझ पाएंगे इसी आपके मॉड्यूल डी में, इसी वाले मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल ई हम लोग कर रहे हैं ना, इसी में। तो देखिए शुरुआत एक्जैक्टली क्या हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीजें लिखी। अगर आप लोग लोन डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए कुछ इसमें नया नहीं है। तो कस्टमर क्या करेगा, एप्लीकेशन लेके आएगा, फिर हम उसको एक चेकलिस्ट देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका सिविल ये जो स्कोर है एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसको चेकलिस्ट दी, उसको सब कुछ अरेंज कर रहा है, और उसके बाद आप उसको बोलोगे नहीं आपका सिविल स्कोर खराब है, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो बुरा मान सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि कोई भी कस्टमर अगर लोन के लिए आ रहा है तो हम उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक डिटेल्स लेके उसका सिविल चेक करते हैं। अगर सिविल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर हमने देखा कि सिविल में उसने ऑलरेडी कई सारे ओवर ड्यू किए हैं या उसका सिविल स्कोर खराब है, उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके इसमें उसको सीधे मना कर देंगे, कोई चेकलिस्ट देने का, कोई एप्लीकेशन देने का जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिविल हमें चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रही जो लोग हम करते हैं बैंकों में। सिविल अगर कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म उसको देनी है, क्योंकि हमने उसको बोल दिया कि अब आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी डिटेल अपनी भर के देगा, और एक हम उसको चेकलिस्ट देंगे कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जो बैंकों का क्रेडिट ऑफिसर्स है वो चेक करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि कितना उसने अप्लाई किया और सच में कितना एलिजिबल है, उसकी सैलरी स्लिप, वो सारा कुछ चेक करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आगे उसको रिकमेंड कर देगा सैंक्शन ऑफिसर्स के पास। अगर सैंक्शन ऑफिसर को सब चीजें ठीक लगती है तो वो उसको क्या करेगा, सैंक्शन कर देगा। सैंक्शन के बाद अगला स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स है बैंकों के उसमें कस्टमर अपने साइन करेगा, उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अगला स्टेप क्या है, डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट हो जाएगा, और डिसबर्समेंट के बाद पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप, मतलब अगर आपको बाद में सैंक्शन करनी है, पोस्ट सैंक्शन जनरली 3 साल में जाके एक बार हम सैंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीजें उसके बाद की जाती है। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में भी यही सब चीजें लिखी हुई है। फिर आपका अप्रेजल प्रोसीजर, तो अप्रेजल प्रोसीजर किस तरह से काम करता है, तो इसी चैप्टर में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अप्रेजल प्रोसीजर किस तरह से काम करता है। सो अप्रेजल मतलब जो आपको लोन का प्रपोजल मिला है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले जो लेंडर है इंटरनली सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, तो वो सारी चीज़ आपके अप्रेजल प्रोसेस में आएगी। और इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले वो सब आपके अप्रेजल प्रोसीजर का ही पार्ट है। तो पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये वही है जिसमें कस्टमर को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म बैंक इस तरह से डिजाइन करता है कि इसमें सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कस्टमर को लेके होती है। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट की बात करूँ तो ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपके उसमें दिया है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अदरवाइज एग्जाम में लेके कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है इसको लेके क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी तक पूछा भी नहीं है, और फ्यूचर में चांसेस भी बहुत कम है कि इन टॉपिक्स में से आएगा, क्योंकि हमें सिलेबस में दिया है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, तो उसमें कस्टमर्स को अपनी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करनी होती है, तो वही चीजें इसमें लिखी है। और फिर यहाँ पे बोला है कि ये पहला स्टेप है, जैसे आप लोन को प्रोसेस करेंगे आपके प्रोसेस का पहला स्टेप है, उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देनी होगी। होम लोन जनरली कस्टमर को सैंक्शन किया जाता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे जमीन है या बिल्डिंग है, तो उसकी सिक्योरिटी के बेसिस पर आप उसको होम लोन देते हैं। उसमें बैंक अपना मॉर्टगेज जो है क्रिएट करवाता है। जैसे अगर आप फ्लैट के लिए दे रहे हैं तो फ्लैट में बैंक का मॉर्टगेज क्रिएट इसमें किया जाएगा। तो बैंकों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो बैंकों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी लैंड एंड बिल्डिंग, कौन सी जमीन है, कौन सी बिल्डिंग है। एग्जिस्टिंग इनकम एंड सोर्स, मतलब कस्टमर की कौन सी इनकम है और कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, कब तक उसको इनकम मिलेगी, क्या कोई एप्लीकेंट है या कोई को एप्लीकेंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें रहेगी। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी इफ एनी, मान लीजिए पहले से उसने कोई कार लोन या कुछ और पर्सनल लोन लिया और वहां पे भी उसकी ईएमआई जा रही है, तो उसको भी बैंक कंसिडर करता है और उसके बाद ही जो है लोन अमाउंट डिसाइड करता है। मान लीजिए किसी ने बोला मेरी सैलरी है 60,000 इन हैंड, तो हम ये देखेंगे कि जो 60,000 इन हैंड है इसमें कोई इसकी ऑलरेडी कोई ईएमआई तो नहीं जा रही, कहीं उसने पहले से पर्सनल लोन या उसका कोई एजुकेशन लोन या कार लोन पहले से चल रहा है, तो उसमें हो सकता है कि 20-30 हज़ार तो पहले से वो अपना ईएमआई के तौर पर पे कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ 30,000 ही बच जाएगा हमारा होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए, तो हम उसी हिसाब से उसको होम लोन सैंक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले से अगर इसकी कोई लायबिलिटी है उसको भी बैंक देखता है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी।
फिर बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। अगर किसी को होम लोन चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, तो बैंक टू बैंक जो है वेरी कर सकता है, एक दो डॉक्यूमेंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं बैंक के हिसाब से, ठीक है। बट जनरली जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे बताया कि एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पूरा का पूरा फिल होना चाहिए, कस्टमर के साइन और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, उसका वोटर आईडी मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कस्टमर का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी ये सब हो सकता है, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, उसका रेजिडेंस का प्रूफ, जैसे अभी का उसका कोई टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये सारे उसके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे लिए जा सकते हैं। ऐसे ही उसका बिजनेस एड्रेस, अगर नॉन सैलरी है, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई प्रूफ लेना पड़ेगा कि हाँ वो इस जगह पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस प्रूफ के तौर पे भी लिया जाएगा। और भी हमें पूरी लिस्ट दी है, अगर कोई सैलरी सर्टिफिकेट या फॉर्म 16 अगर वो सैलरीड है, ठीक है, अगर नॉन सैलरी है तो 3 साल का उसका आईटी असेसमेंट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बैंक स्टेटमेंट, कुछ बैंक लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट को प्रेफर करते हैं अगर सेम बैंक में है अकाउंट, सैलरी अकाउंट, अगर दूसरे बैंक में तो कुछ बैंक 12 महीने के भी मांग लेते हैं। ऐसे ही कोई अगर आपका कुछ अपने अपने कंस्ट्रक्शन करानी है तो कोई प्लान आपने अप्रूव कराया था उसकी कॉपी, और हाउसिंग बोर्ड का लेटर, अलॉटमेंट लेटर, और अगर आपने कंस्ट्रक्शन कराई है तो उसका परमिशंस और वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो बैंकों का जो वैल्यूअर है वो जाके प्रॉपर्टी की वैल्यू बताता है, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, तो वो भी चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें ये भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब इसके साथ बैंकों को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो बोरोवर है इसका इस प्रॉपर्टी पे राइट है, मतलब उसका टाइटल है, चाहे वो ज़मीन है, बिल्डिंग है, तो बोरोवर का उसका राइट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लीगल ओपिनियन, तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ये जो बोरोवर लोन लेने आया है ये जो है इस पे इसका टाइटल है या नहीं है, ठीक है। तो हम या फिर जिससे भी घर खरीद रहा है, तो जिससे वो घर खरीद रहा है, मान लीजिए बोरोवर किसी बिल्डर से ले रहा है घर या किसी और पर्सन से खरीद, तो जो दूसरा पर्सन है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या नहीं है, तो उसके लिए हम उसके सेल डेट ले सकते हैं, पेरेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, 13 साल की सर्च रिपोर्ट ले सकते हैं, और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पार्टी तो क्लेम नहीं कर रही। कई बार कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं कि उनका विवादित है कि भाइयों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है कि ये मेरे नाम पे है मेरा, तो इस तरह का कोई इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, तो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट उसी चीज़ के लिए रहता है। और टैक्स रिसिप्ट, रेवेन्यू अगर टैक्स पे किया है तो उसकी टैक्स रिसिप्ट, और अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट अगर बिल्डिंग है। यूएलसी रेगुलेशन एक्ट के तहत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर रेरा अप्रूवल हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी कॉपी, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती। ये सर आपको बहुत ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं, जस्ट एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिए, इतना ही है, बट बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑब्टेंशन ऑफ लीगल ओपिनियन, अब देखिए उसके बाद हमने उसको पूरी चेकलिस्ट बताई, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको रेडी करने हुए। अब डॉक्यूमेंट्स उसने कस्टमर्स ने बैंक को दे दिए, अब बैंक क्या करेगा, लीगल ओपिनियन, तो बैंकों का जो एडवोकेट रहेगा वो जाके टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी कंफर्म करेगा, उसको बोलते हैं लीगल ओपिनियन। ऐसी वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो बैंकों का जो एडवोकेट, बैंकों का जो इंजीनियर रहेगा इम्पेरियल इंजीनियर, तो वो जाके प्रॉपर्टी की वैल्यू कंफर्म करेगा। अब कस्टमर ने लिखा है कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख, पर बैंक का इंजीनियर वहाँ पर्सनली विजिट करेगा और चेक करेगा कि हाँ सच में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है या नहीं है, वो अपनी एक रिपोर्ट देगा, उसी को हम बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो उन सब के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो ब्रांच क्या करेगा, जो टाइटल डीड्स है जमीन को लेके या बिल्डिंग को लेके, तो बैंकों का जो पैनल लॉयर है उसको वो देगा, लॉयर एडवोकेट बोलिए, फॉर फर्निशिंग हिज ओपिनियन, तो वो अपनी ओपिनियन देगा कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, इनका टाइटल बिल्कुल क्लियर है और किसी भी टाइप की इसमें किसी और का क्लेम नहीं है। और बैंक इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा दैट नो माइनर इंटरेस्ट, की प्रॉपर्टी में किसी माइनर का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आपका जो है एक ओपिनियन रिपोर्ट, आपका लॉयर, बैंकों का जो लॉयर है एक लीगल ओपिनियन रिपोर्ट आपको देता है, उसका नाम ही रहता है लीगल ओपिनियन, मतलब जो लीगल है आपका लॉयर है उसने अपनी ओपिनियन दी है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। ऐसे बैंकों का इंजीनियर जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट इसमें देगा, मतलब वो उस जगह को पर्सनली विजिट करेगा और विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा कि हाँ ये जो वैल्यू, ये इसके नाम पे ये घर है, इसका एड्रेस ये है, इसका एरिया इतना है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट में क्या क्या है, जैसे ईस्ट में कोई शॉप है, वेस्ट में ये है, कितना रोड है, ठीक है, वो सारी रिपोर्ट रहेगी। फिर नेक्स्ट पेज में वो मेंशन करेगा कि जो घर है इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, फोर सेल वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, वो सारा बताएगा, ठीक है। उसकी फोटोज भी वो उसमें रखेगा, तो वो 3-4-5 पेज की जो है उसकी पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट रेडी होती है, उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट यानी कि ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है, जैसे आप लोगों को साल भर में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें ऐसे रहता है ना मैथ्स पे इतने नंबर है, तो ये भी एक तरह से आपके घर का रिपोर्ट कार्ड है जो कि आपका इंजीनियर दे रहा है, जो उसमें मतलब मेन पर्पस वैल्यूएशन रिपोर्ट का यही है कि बोरोवर ने बोला कि ये घर जो मैं खरीद रहा हूँ 50 लाख की है, बट बैंक को भी कंफर्म कर लेना चाहिए, पता लगे बैंक ने कोई प्रॉपर्टी महंगी और उसके लिए ज्यादा लोन दे दिया, फिर बाद में अगर उसको बेचने जाए तो पता लगे उसकी वैल्यू तो इतनी थी नहीं, तो कोई ओवर प्राइस प्रॉपर्टी को कस्टमर ना खरीद ले और बैंक लोन जरूरत से ज्यादा ना दे दे, इसी पर्पज के लिए बैंक वैल्यूएशंस कराता है।
और ये लीगल ओपिनियन क्यों लेता है? इसीलिए लेता है क्योंकि बैंक का लॉयर चेक करता है कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और के नाम पे हो, तो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है और जिससे आप खरीद रहे हो वो कोई फ्रॉड है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए बैंक लीगल ओपिनियन कराता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी इसमें हो जाती है। वही सारी चीजें इसमें बोली है कि इसमें बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन है अप्रूव होना चाहिए, जो भी टैक्स है अप टू डेट पे करना चाहिए, और कितना एज है बिल्डिंग का। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल नई बिल्डिंग है क्योंकि अभी नया नया सफेदी उसमें करवाया, मान लीजिए व्हाइट वॉश कराया, बट रियलिटी में उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट में वो चेक करके कंफर्म करेगा कि एज ऑफ बिल्डिंग कितनी है, फ्यूचर लाइफ बिल्डिंग की कितनी हो सकती है, रेड अप्रूव प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट में बैंक का इंजीनियर ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स की देगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि प्लॉट को विजिट करेगा, वो बताएगा कि प्लॉट की बाउंड्रीज कितनी कितनी है, और उसको वो चेक करेगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट वायबल है या नहीं है, या बाकी के फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें बैंकों का इंजीनियर जो है कंफर्म करके देगा। फिर एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एजेंट। मान लीजिए किसी एजेंट से आपको कोई एप्लीकेशन मिल रही है। एजेंट कहने का मतलब जैसे कोई एनआरआईज है, तो एनआरआईज मान लीजिए बाहर जॉब करते हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, उनको लोन तो चाहिए बट वो खुद नहीं आ सकते क्योंकि लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने किसी एजेंट को, जैसे मान लीजिए उनके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं या उनकी वाइफ इंडिया में रह रही है मान लीजिए, या उनके पेरेंट्स इन लॉ, उनकी वाइफ के मदर या फादर, ठीक है, तो उनको वो ऐसे एजेंट बना के भेज सकता है। तो उसी की यहाँ पे बात की है कि अगर आपको एप्लीकेशन एजेंट के थ्रू मिल रही तो क्या इसमें होगा। तो बोला इट इज क्वाइट कॉमन, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। हाउसिंग लोन जो एप्लीकेशन है, जो एनआरआईज है who is not available in station is received by the bank through their agent। तो जो एनआरआईज है वो अपने एजेंट के थ्रू जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द पर्पज द एप्लीकेंट एग्जीक्यूटिव। तो उस केस में एनआरआई को एक पावर ऑफ अटर्नी एजेंट के बिहाफ पे देनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि एजेंट को इस बात की पावर देता है कि वो एनआरआई के बिहाफ पे जो है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो वही बोला है कि अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी लेके कस्टमर आ रहा है तो उस केस में जो पावर ऑफ अटर्नी है उसको आपको छानबीन कर लेना है कि ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें चेक कर लेनी चाहिए। फिर हमें पावर ऑफ अटर्नी के बारे में बताया। पावर ऑफ अटर्नी है क्या? ये एक अथॉरिटी है गिवन इन राइटिंग टू अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड द पीओ। तो जिसने पीओए लिखा है, मान लीजिए एनआरआई का नाम है ए और उसके फादर मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं जिनका नाम है बी, ठीक है, ए है एनआरआई, तो एनआरआई इंडिया में नहीं आ सकता, तो क्या करेगा, पीओए जो है बी के नाम पे लिख के देगा। पीओए की प्रॉपर कॉपी रहेगी, बी अपनी पीओए की कॉपी लेके आएगा बैंक में और बोलेगा कि मैं ए का पीओए हूँ, यानी मैं उसका एजेंट हूँ और मेरे बिहाफ पे जो है ये एप्लीकेशन सबको आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। तो वही चीज बोली कि इसको भी बैंक एक्सेप्ट कर सकता है। कई बार एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी आप, एक तो होता है जनरल पर्पज जिसमें सारे काम वो ए के बिहाफ पे कर सकता है बी, वो होती है जनरल पर्पस। एक होती है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में अगर उसने मेंशन किया कि सिर्फ हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट्स के लिए ही मैंने पावर ऑफ अटर्नी दी है, तो वो जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, जो एजेंट है, वो कोई और काम नहीं कर सकता, सिर्फ हाउसिंग लोन के ही काम कर सकता है। ठीक है, तो जनरल एंड स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ये दो टाइप की पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे होती है। फिर बोल रहे हैं कि पावर ऑफ अटर्नी एक से ज्यादा के फेवर में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके इंडिया में पेरेंट्स ए तो एनआरआई है, उसके मम्मी का नाम, पापा का नाम मान लीजिए बी है, मम्मी का नाम है सी, तो बी और सी दोनों के फेवर में वो दे सकता है। तो उस केस में बैंकों को चेक कर लेना रहता है कि जॉइंटली या सेवरली किस तरह से उसमें लिखा गया। Unless expressly limited for a particular, a general power of attorney will continue to be forced until express। तो बोल रहे हैं कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी कब तक, जनरल पावर ऑफ अटर्नी में कोई टाइम नहीं रहता कि कब तक पावर ऑफ अटर्नी दी जाएगी, तो जब तक डेथ नहीं हो जाती दोनों पार्टीज की, मतलब एजेंट की या फिर प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब जो उसका बेटा है और एजेंट मतलब उसके जो फादर है, तो दोनों में से जब तक डेथ नहीं हो जाती तो मान लिया जाएगा कि तब तक वो वैलिड है। अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्री में आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, तो उसको आपको 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया में एग्जीक्यूट कर लेना है, इंडिया में स्टैम्प कर लेना है। तो अगर फॉरेन कंट्री में आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर उसको इंडिया में आपको स्टैम्प कर लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया, तो 3 महीने के अंदर इंडिया में स्टैम्प नहीं किया, तो द सेम विल बी डीम्ड टू अनस्टैम्प, तो उसको अनस्टैम्प माना जाएगा और फिर वो इनवैलिड हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्टैम्प करा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि पावर ऑफ अटर्नी अगर फॉरेन में है तो उसको कितने टाइम में इंडिया में एग्जीक्यूट कराना चाहिए, कितने टाइम में इंडिया में स्टैम्प करा लेना चाहिए, तो आंसर कितना है, 3 मंथ्स। चलिए, ये आपका इसमें हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। तो मॉर्टगेज क्रिएट करने के लिए बैंक क्या पावर ऑफ अटर्नी को एक्सेप्ट कर सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है।
सो यहाँ पे लिखा है कि वाइल एक्सेप्टिंग पावर, तो जब भी बैंक मॉर्गेज के लिए पावर ऑफ अटर्नी को एक्सेप्ट कर रहा है, इट शैल बी वेरीफाइड एज द नेसेसिटी, तो बैंक चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत है या नहीं है। व्हेन बोथ प्रिंसिपल मतलब प्रॉपर्टी का ओनर एंड एजेंट आर रिसाइडिंग इन द सेम प्लेस, पावर ऑफ अटर्नी मे नॉट बी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपर। तो बोल रहे जब दोनों एक ही जगह पे, प्रिंसिपल भी एजेंट, तो उस केस में पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत नहीं है। अगर लिया जा रहा है पावर ऑफ अटर्नी उस केस में भी, तो हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्यों दिया जा रहा है। मतलब जब दोनों सेम जगह पे, तो प्रिंसिपल खुद आ सकता था ना, उसने क्यों पीओ लगवाई है, तो उसी की यहाँ पे बात की। एक और बात, तो जब भी आप पीओ को एक्सेप्ट कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी को, तो आपको देख लेना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में वो रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, तो ये चीज भी जरूरी हो जाती है। और PO should contain specific authorization for PO holder to mortgage the properties mentioned in the schedule, also register the same। तो बोल रहा है जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के लिए, तो उस केस में आपको देखना है कि पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को पावर दी गई है कि नहीं दी गई है, ठीक है। तो वो हमें चेक कर लेना है, और साथ में ये चेक कर लेना है कि पावर ऑफ अटर्नी आपके रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो चीज़ इसमें चेक कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए बैंकों को जो रजिस्टर्ड होती है और इरिवोकेबल, मतलब जिसको रिवर्स ना किया जा सके, तो वो पावर ऑफ अटर्नी बैंकों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो आपकी मॉर्गेज है उसमें आपकी प्रॉपर्टी का जो शेड्यूल है, मतलब सर्वे नंबर, स्ट्रीट, डोर नंबर, लोकेलिटी, वो सारी चीजें आपके पावर ऑफ अटर्नी में मेंशन होनी चाहिए। दो पावर ऑफ अटर्नी इज इरेवोकेबल, इट गेट ऑटोमेटिकली कैंसल ऑन डेथ। तो बोल रहे वैसे तो ये इरेवोकेबल है, मतलब जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल, मतलब जो जिसने पावर ऑफ अटर्नी लिखी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये कैंसिल हो जाती है। और एक लास्ट पॉइंट है कि पावर ऑफ अटर्नी में रेक्टिफिकेशन क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। वेयर बाय द प्रिंसिपल एग्रीज दैट ऑल द एक्ट्स, डीड्स एंड थिंग्स लॉफुली डन शुड बी कंस्ट्रक्ट एज, तो बोल रहे कि जो चीजें लॉ के हिसाब से सही है, अगर वो सारी चीजें मेंशन है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन अगर करना चाहे तो बाद में वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पावर ऑफ अटर्नी को लेकर यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक, अभी तक हमने जो भी देखा, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें नहीं है, बट ये सब हम बेसिक पढ़ते जा रहे हैं। होम लोन के बारे में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें होम लोन को लेकर अभी बताइए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें आपकी ज़मीन, बिल्डिंग को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से आप लोन रिपे करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले से अगर आपकी कोई लाइबिलिटी तो वो सब भी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, अपना वोटर आईडी या बाकी का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, टेलीफोन बिल्स, और आपका आईटी फॉर्म 16 का कॉपी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, और जो है लीगल, ये सारी चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए। फिर लीगल ओपिनियन और वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात की, तो बैंकों का जो एडवोकेट है वो लीगल ओपिनियन रिपोर्ट इसमें देगा। फिर वैल्यूएशन जो बैंकों का इम्पैनल्ड इंजीनियर है वही ऐसा करेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है प्रॉपर्टी को लेके, कि कौन सा एरिया है, कितना उसका मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज है, अगर उसको बेचेंगे तो भी कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो काम वैल्यूएशन रिपोर्ट से होता है। लीगल ओपिनियन जो है बैंकों का लॉयर करता है, एडवोकेट करता है। और लीगल ओपिनियन में बैंकों की कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें किसी और का क्लेम तो नहीं है, या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी मेंशन की गई है ये सच में वही है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। ये सारी चीजें आपके लीगल ओपिनियन में देखी जाती है। फिर एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एजेंट, एजेंट हो गया जैसे पीओए, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, उसी की बात की गई। तो ज़्यादातर जो एनआरआईज होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को या वाइफ को जो है एज ए एजेंट, एज ए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए बोल सकते हो, तो उसी के यहाँ पे बात की है। तो पावर ऑफ अटर्नी को बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, बट उसके कुछ कंडीशंस है कि चेक कर लेना हमें पावर ऑफ अटर्नी जो है जिसको पावर दी गई है तो वही पर्सन रहे। सेकंड, हमें देखना है कि कोई स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ना हो, स्पेशल में कुछ स्पेशल चीज़ों को आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो हमें चेक कर लेना है कि जनरल वाली पावर ऑफ अटर्नी है या स्पेशल वाली है। एक से ज़्यादा के फेवर में अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की है तो हमें चेक कर लेना है कि जॉइंटली है या सेवरली है। एक और बात बोल रहे हैं कि अनलेस तो जब तक क्लियरली मेंशन ना हो तो हम मान के चलेंगे कि ये पावर ऑफ अटर्नी जो है तब तक रहेगी जब तक या तो प्रिंसिपल की या फिर एजेंट की डेथ ना हो जाए। वही इसमें बोला कि जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको एप्लीकेबल माना जाएगा। अगर फॉरेन कंट्री में आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी को, फॉरेन कंट्री में बनवा रहे हैं, तो इंडिया में आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको स्टैम्प करा लेना जरूरी रहता है। तो ये टाइमिंग आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 3 मंथ के अंदर अंदर। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पे है एक्सेप्टेंस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज। तो बोल रहे हैं जब भी बैंक चाहे तो पावर ऑफ अटर्नी को एक्सेप्ट कर सकता है मॉर्गेज क्रिएट कराने के लिए, तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। और अगर मान लीजिए दोनों सेम जगह पे, प्रिंसिपल और जो है एजेंट अगर सेम जगह से आ रहे हैं, तो उस केस में बैंकों को रीजन जानना पड़ेगा कि क्यों आप पावर ऑफ अटर्नी लगवा रहे हैं। और पावर ऑफ अटर्नी आपकी इरेवोकेबल होनी चाहिए, मतलब जिसको बाद में कैंसिल ना किया जा सके। और पावर ऑफ अटर्नी में स्पेशली मेंशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए पीओए होल्डर की कि वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सके। उसकी सारे डिटेल्स भी मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका एड्रेस, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। शेड्यूल्ड, तो प्रॉपर्टी का शेड्यूल जो कि मॉर्गेज होने जा रहा है, तो वो चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए आपके पावर ऑफ अटर्नी में। और ये आपकी इरिवोकेबल होनी चाहिए, मतलब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। उसमें रेक्टिफिकेशन क्लॉज का ऑप्शन भी रहना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बात है आपके पावर ऑफ अटर्नी को लेकर यहाँ पे बताइए। टॉपिक हमारा एप्लीकेशन अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट। तो लोन रिक्वेस्ट कस्टमर कर रहा है तो उसका अप्रेजल किस तरह से किया जाता है। द अप्रेजल कंप्राइजेस वैलिडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिट। तो अप्रेजल की शुरुआत कैसे होती है, वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब पता लगाना जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने सबमिट की है वो सही है कि नहीं है, वो कहीं फेक या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो, वही कंफर्म करना होता है वैलिडेशन। कलेक्टेड बाय वेरियस क्रेडिट verification agencies, property appraisal, bank, solicitor. In the process of validation, the information is checked against the bank policy, budgetary guidelines, risk management, any negative risk. तो validation के थ्रू हम क्या कंफर्म करते हैं, हम ये कंफर्म करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने सबमिट की है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। हम बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ उसमें कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एग्रीमेंट, लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रेजल। तो अप्रेजल के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब हम लोन को अप्रेजल करने जा रहे हैं तो हम कैसे अप्रेजल करेंगे, हम वैलिडेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सारे जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, लोन एप्लीकेशन, अप्रेजल फॉर्म, टर्म लोन एग्रीमेंट, गारंटी एग्रीमेंट, अरेंजमेंट लेटर, ईएम इक्विटेबल मॉर्गेज इंटेंट लेटर, मतलब ईएम क्रिएट कराने के लिए कस्टमर एग्री है या नहीं है, ठीक है, ऐसी कंफर्मेशन लेटर, अंडरटेकिंग लेटर, और एक लेटर कस्टमर से जिसमें मेंशन हो कि जिस हिसाब से उसका प्लान अप्रूव है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराएगा। कई बार एक लेटर दिया जाता है बोरोवर के द्वारा अपने एम्प्लॉयर को, मतलब जहाँ वो जॉब करते हैं, तो वो वाला लेटर भी रहना चाहिए। मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर, प्लेज या बाकी की कोई सिक्योरिटीज है उसके रिगार्डिंग की कोई डॉक्यूमेंट्स, और ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात की है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है छोटा मोटा जो है वेरिएशंस हो सकता है बैंक टू बैंक, बट यहाँ पे कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात की है। फिर अप्रेजल फॉर्म फॉर होम लोन। तो होम लोन का अप्रेजल फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो उसमें एलिजिबल लोन अमाउंट मेंशन होना चाहिए। तो जो लेंडर है, जो लोन देने वाला है, लेइंग डाउन द क्राइटेरिया फॉर कि लोन को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो वो चेक करेगा कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, एज ग्रुप क्या है। जैसे कुछ बैंक बोलते हैं कि होम लोन जो है रिटायरमेंट से पहले पहले 60 ईयर से पहले पहले 70 से पहले पहले पूरा क्लोज होना चाहिए। तो अभी आपका एज ग्रुप क्या है, मिनिमम सैलरी कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, कौन से एरिया में आपका घर है, या अगर कोई नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। तो ये चीज़ें बैंक चेक करेगा, तो इनसे पता लगेगा कि एलिजिबिलिटी कितनी है। फिर और भी यहाँ पे पैरामीटर्स बोले हैं कि मतलब यहाँ पे पूरा उसको चेक करना पड़ेगा कि लोन अमाउंट उसने कितने का रिक्वेस्ट किया है, परचेज अगर कर रहा है तो उसकी कितनी कीमत है, ठीक है। तो उन सबको चेक करेगा, और कोई मार्जिन है या नहीं है तो मार्जिन को बैंक अपना माइनस करेगा। फिर फाइनली जो उसका एलिजिबिलिटी चेक करेगा, फिर उसकी इनकम भी चेक करेगा, ग्रॉस इनकम कितनी है। अगर मान लीजिए स्पाउस के साथ मिलकर लोन ले रहा है तो उसको भी अब ऐड करेगा, और कोई और इनकम है, मान लीजिए रेंट आ रहा है कहीं और से, तो सबको जोड़ेगा, और फिर उसमें से 50 to 60% ऑफ फ्यूचर रेंटल, जैसे मान लीजिए अदर इनकम में बोला है कि मान लीजिए उसने उसको घर को रेंट पे चढ़ाना है तो 50 से 60% फ्यूचर रेंटल को भी जोड़ देगा बैंक उसकी इनकम को कंसिडर करने के लिए। फिर नेट मंथली इनकम, तो नेट इनकम कितनी है आपकी या स्पाउस की, तो वो इसमें देखा जाएगा। फिर इसमें लोन लिमिट देखेगा, पैरामीटर्स 1 और 2 में जो भी लोअर है तो वो इसको लिमिट के हिसाब से कंसिडर करेगा, ठीक है। तो पैरामीटर 1 में जो उसका लोन अमाउंट था, पैरामीटर 2 में जो उसकी नेट इनकम थी, दोनों में से जो कम होगा वही क्या होगा, वो होगा हमारा एलिजिबल लोन अमाउंट। फिर आगे क्या आ जाएगा आपका ईएमआई, वो चेक करेगा कि कितनी उसकी ईएमआई बनेगी, कितने साल के लिए उसका रिपेमेंट होगा। सर्विस चेक कर लेगा कि कितने साल उसकी सर्विस अभी बची है, अगर सैलरी क्लास है तो सर्विस कितनी बची है। फिर ऐसी एज है, मतलब अभी उसकी एज कितनी है, रिपेमेंट पीरियड आप 30 साल का ले रहे हैं, 25 साल का ले रहे हैं, और रिपेमेंट पीरियड जब खत्म होगा तो कस्टमर की एज क्या होगी, उसकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, तो उसके हिसाब से उसकी एज एलिजिबिलिटी देखी जाती है। ऐसे लीगल ओपिनियन, ओपिनियन का डेट क्या है, एडवोकेट का नाम क्या है, क्योंकि ओपिनियन रिपोर्ट कौन देगा, बैंकों का लॉयर ही देगा, तो उसकी डिटेल्स भी रहेगी किस डेट पे उसने अपनी ओपिनियन दिया इस प्रॉपर्टी को लेके, नाम क्या है एडवोकेट का, और उसका ओपिनियन क्या है प्रॉपर्टी को लेके, कि फ्री फ्रॉम
मतलब फ्री प्रॉपर्टी है या लीज प्रॉपर्टी है या इस पे किसी और का क्लेम है, तो वो सारी जो है उसकी ओपिनियन रिपोर्ट में मेंशन रहती है। ऐसी वैल्यूएशन रिपोर्ट की डिटेल्स, किस दिन वैल्यूएशन हुई, कौन सा बैंकों का इंजीनियर था जिसने वैल्यूएशन कराई, उसने प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी बताई है, क्या प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड है, इनकम्बर्ड मतलब ऑलरेडी कोई केस चल रहा है इसका इस प्रॉपर्टी पे, तो नो है तो बेस्ट है कि कोई इनकम्बर्ड नहीं है, पर अगर इनकम्बर्ड है तो फिर बैंकों को सोचना पड़ेगा। इंस्पेक्शन डिटेल, किस दिन इंस्पेक्शन की है, बैंकों के कौन से ऑफिसर ने इंस्पेक्शन की, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या वो फिक्स्ड है या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। फिक्स मतलब हमेशा सेम रहेगा, फ्लोटिंग मतलब एक बेंचमार्क है मान लीजिए MCLR, और उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा, घटेगा बढ़ेगा। ऐसी सिक्योरिटी डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स में आपका हो जाएगा मान लीजिए उसने कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी दी है तो उसकी वैल्यू कितनी है, या जो जमीन मकान जिसके लिए आप घर दे रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे सिक्योरिटी डिटेल्स में आ जाएंगी। उसमें बैंक का मार्जिन कितना है वो भी देखा जाएगा। रिपेमेंट पीरियड, रिपेमेंट में आपका हॉलिडे पीरियड होता है जिसको हम लोग मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो किस महीने से आपका रिपेमेंट शुरू होगा, किस साल, किस महीने, किस साल। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो 1 जनवरी 2023, तो 1 जनवरी 2023 से आपका रिपेमेंट स्टार्ट होगा। कौन सा EMI है, क्या वो रेगुलर है या वेरिएबल है। रेगुलर में हमेशा सेम EMI होगा, वेरिएबल में चेंज होता रहेगा। और EMI आपकी कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी हर महीने जा रही है। इसके अलावा अदर चार्ज जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, अपफ्रंट फ़ी, तो ये चीज़ें बैंक कितनी ले रहा है और किस डेट पर उसको कलेक्ट कर रहा है। ऐसे डिस्बर्समेंट डिटेल, मान लीजिए अगर रेडी टू मूव हाउस है जैसे फ्लैट है तो पूरा एक ही बार में पैसा देना होगा, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज उस हिसाब से जो है डिस्बर्समेंट होगी, तो उसकी डिटेल्स भी मेंशन करनी होगी। फिर बोला टिपिकल फॉर्मेट यूज बाय बैंक, तो हाउसिंग लोन के असेसमेंट के लिए बैंक क्या एक फॉर्मेट इस्तेमाल करता है, तो ये कॉमन फॉर्मेट की यहाँ पे बात की है। बैंक टू बैंक ये फॉर्मेट अलग हो सकता है। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो एरिया कितना है प्लॉट का, बिल्डअप एरिया कितना है, परचेज प्राइस मतलब कितने में आपने प्लॉट खरीदा, जो आर्किटेक्ट है उसका कितना फीस है, कंस्ट्रक्शन का कितना कॉस्ट है, तो वो सारी डिटेल्स में रहेगी। अगर फ्लैट है तो अनडिवाइडेड एरिया कितना है ज़मीन का, और सेमी फिनिश फ्लैट है उसकी डिटेल्स कितनी कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेगी। ये जस्ट हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, आपको याद रहे तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इस टॉपिक को ही छोड़ सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। परचेज अगर आप कर रहे हैं तो कितने साल पुराना वो बिल्डिंग है, उसका प्राइस कितना है, कितनी कॉस्ट है, बिल्डअप एरिया कितना है, वो सब चीज़ें इसमें होगी। ऐसे लोन फॉर एक्सटेंशन, कि अगर आप घर को एक्सटेंड करा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी आपका 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आधा या बना हुआ है, तो आप 1000 स्क्वायर फीट को एक्सटेंड करा रहे हैं, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है कि एज कितनी है आपकी और प्लॉट एरिया कैसा है, और प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या नहीं है। मॉर्गेज मतलब ऑलरेडी किसी बैंक ने इस प्रॉपर्टी में अपना सिक्योरिटी, अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया कि नहीं किया, अगर कराया तो कौन सा वो बैंक है, अभी उस लोन में कितना आपका आउटस्टैंडिंग बचा है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें रहेगी। ऐसे लोन अमाउंट रिक्वेस्ट, लोन अमाउंट रिक्वेस्ट में दो चीज़ें रह सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोर्स ऑफ फंड, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, ज़मीन की कीमत कितनी है, कंस्ट्रक्शन कराने में कितना खर्चा आएगा, एमिनिटीज़ में कितना खर्चा, रिपेयर का कितना खर्चा, ठीक है, फ्लैट ज़मीन की कीमत कितनी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस उन सब में कितना खर्चा, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सोर्स ऑफ फंड में होगा कि ऑलरेडी आपने कितना पैसा खर्च कर लिया, आपके अकाउंट में कितनी सेविंग है, और कितना इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में करेंगे, PF या फिर बाकी कितने का आपने लोन अप्लाई किया, तो सारी आपकी टोटल फंड में आ जाएगी। तो टोटल सोर्स एंड टोटल फंड क्या है, इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना खर्चा एटलीस्ट आपका आएगा प्रॉपर्टी के लिए, तो आपके पास जो पैसे अवेलेबल है तो वो बराबर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि फिर बाकी का आप कहाँ से करोगे। प्रॉपर्टी बनाने मान लीजिए आपको 20 लाख का खर्चा आ रहा है और आपकी सेविंग सिर्फ 4 लाख है, तो अब ये क्वेश्चन आता है ना कि 16 लाख है सॉरी, तो ये क्वेश्चन आता है कि 4 लाख अब कहाँ से आएगा, तो इसीलिए ये जो है इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। और सोर्स ऑफ फंड ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, बट कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर रिलेवेंट इशू, इसको हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 भी काफ़ी इसमें बोरिंग है, कुछ इसमें खास एग्जाम पॉइंट के लिए, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट बता रखा है कि कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। अगर आप चाहें तो इस वाले टॉपिक को आप लोग छोड़ सकते हैं, बट जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी अगर आप लोग बैंकों में फील्ड ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर्स के तौर पर, प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम करेंगे, तो ये चीज़ें आप लोग उसी टाइम पर आपको थोड़े काम आएंगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसमें रिविजन करने वाला भी कुछ नहीं है। ठीक है, अप्रेजल की यहाँ पे बात की है कि किस तरह से बैंक जो है अप्रेजल करता है, और इसमें प्रॉपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेगा, और अप्रेजल फॉर्म, गारंटी एग्रीमेंट, अरेंजमेंट लेटर, EM लेटर और मॉर्गेज डीड डॉक्यूमेंट्स, उन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। फिर एलिजिबल लोन अमाउंट की बात की जाएगी, तो उसके लिए पहले चेक करेगा कि एज ग्रुप क्या है, मिनिमम सैलरी कितनी है, उन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। फिर यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स की यहाँ पे बात की, तो पहला पैरामीटर्स आपकी लोन अमाउंट को लेके है, दूसरा पैरामीटर्स आपकी इनकम को लेके, तो दोनों में से जो लेस है उसको कंसिडर किया जाएगा। पैरामीटर्स 1 और 2 में से जो कम है वही आपका एलिजिबल लोन अमाउंट होगा। फिर उसकी EMI की डिटेल्स, रीपेमेंट, लीगल ओपिनियन, वैल्यूएशन, इंस्पेक्शन, इंटरेस्ट रेट चाहे फिक्स है या फ्लोटिंग है, सिक्योरिटी डिटेल्स,
ठीक है, कोई मॉर्गेज रिपेमेंट की आप उसको कितने टाइम का हॉलिडे पीरियड दोगे, कब से रिपेमेंट शुरू होगी, बाकी के चार्जेस, उन सब की यहाँ पे बात की है। फिर यहाँ पे बताया कि फॉर्मेट कौन सा बैंक इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन है तो कितना प्लॉट एरिया, कितना बिल्डअप एरिया करेंगे, उन सब की बात। अगर फ्लैट है तो कितना एरिया आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज, उन सब यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। और अगर एक्सटेंशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उसके डिटेल्स की, कितने एरिया में आप एक्सटेंशन करा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज कराया है, मतलब जो प्रॉपर्टी एक्सटेंड जिसको आप एक्सटेंशन करा रहे हैं ऑलरेडी किसी बैंक ने उस पर अपना चार्ज क्रिएट किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो उस बैंक का नाम, वो सारे डिटेल्स इसमें। फिर लास्ट में लोन अमाउंट रिक्वेस्ट में दो चीज़ें देखेंगे कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है और सोर्स ऑफ फंड कितना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में कितना खर्चा आया और सोर्स ऑफ फंड, उनको हम देख के उसमें कंपेरिजन इसमें करें। चलिए, पार्ट 1 आपका हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर फॉरेन कंट्री में आप पीओए को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो इंडिया में 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको स्टैम्प करा लेना रहता है। ठीक है, तो ये वाला पीओ वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बाकी तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, एग्जाम के लिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे। होम लोन के ऊपर शायद आपका केस स्टडी पूछ ले जाए कि ईएमआई उन सब की कैलकुलेशन लेके, बट एज सच एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है या लीगल में क्या क्या होता है, हाँ, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि लीगल ओपिनियन क्या है या वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है। वैल्यूएशन जो कि इंजीनियर देता है, जिसमें घर की वैल्यू को कंफर्म करता है कि हाँ सच में ये वैल्यू का घर का प्राइस 50 लाख है। और लीगल ओपिनियन इस बात को चेक करने के लिए होता है कि जो प्रॉपर्टी है लीगली डिस्प्यूटेड तो नहीं है, मतलब उसमें आप लीगली तौर पे क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई और पर्सन, कोई केस तो नहीं चल रहा उस प्रॉपर्टी का, और लीगली तौर पे जो है उस जो ऑनर, जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है सच में उसके नाम पे लीगल तौर पे है या नहीं, तो वो चीज़ें बैंकों का लॉयर चेक करके बताता है। चलिए, पार्ट 2 में कुछ और चीज़ हम लोग देखेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।